कल रात मिडिल ईस्ट का नक्शा शायद हमेशा के लिए बदल गया। जो चिंगारी दशकों से सुलग रही थी वो अचानक एक बहुत बड़े धमाके में तब्दील हो गई। और जानते हैं इस भूचाल का सेंटर कौन बना? एक ऐसा शहर जो अपनी शांति और स्थिरता के लिए जाना जाता था। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो सवाल यही है कि दुबई, जो दुनिया भर के टूरिस्ट्स और बिजनेसमैन की पसंदीदा जगह है, जो अपनी चमक दमक और सिक्योरिटी के लिए मशहूर है, वो अचानक एक वॉर जोन कैसे बन गया? मतलब रातों रात ऐसा क्या हो गया कि वहां का आसमान आतिशबाजी से नहीं बल्कि मिसाइलों की आवाज से गूंज उठा? चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां पहला धमाका हुआ, दुबई पर हुए सीधे हमलों से। एक ऐसा शहर जिसकी पहचान ही उसकी स्टेबिलिटी और सेफ्टी से थी, अचानक हमलों की आवाज से दहल गया और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। देखिए, ये हमले कोई ऐसे वैसे नहीं थे, इन्हें बहुत सोच समझकर अंजाम दिया गया था। दुनिया के सबसे शानदार होटलों में से एक बुर्ज अल अरब, जो दुबई का सिंबल है, उसके बाहरी हिस्से में आग लग गई। पाम जुमेरा पर बने फेरमॉन्ट होटल को भी नुकसान पहुंचाया गया। और तो और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ, जो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। मतलब हमलावरों ने सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि दुबई की ग्लोबल इमेज को टारगेट किया। लेकिन ये हमले सिर्फ इमारतों और सिंबल्स तक ही सीमित नहीं थे, इन्होंने इंसानी जिंदगियों पर भी असर डाला। शुरुआती खबरों के मुताबिक इन हमलों और गिरते हुए मलबे की वजह से दुबई और अबू धाबी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हर एक आंकड़े के पीछे एक इंसानी कहानी छिपी होती है। उस वक्त जमीन पर मौजूद लोगों के लिए माहौल कैसा था? दुबई में मौजूद एक चश्मदीद के ये शब्द उस डर और बेचैनी को साफ बयां करते हैं। हमने कुछ धुआं देखा और हर कोई अपने फोन निकालकर रिकॉर्ड कर रहा था। इसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। अचानक वो जो सेफ्टी का एहसास था वो जैसे हवा में गायब हो गया। लेकिन दुबई में जो कुछ भी हुआ वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। ये घटनाएं अकेले नहीं हुई बल्कि एक बहुत बड़ी और सोची समझी मिलिट्री कार्रवाई का नतीजा थी। तो अब इस पूरी उथल पुथल के पीछे की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि यूएई पर हुए ये हमले असल में अमेरिका और इजराइल के हमलों का सीधा जवाब थे। ईरान की तरफ से ये एक जवाबी कार्रवाई थी, एक बड़ी और पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई जिसने इस पूरे संघर्ष को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। ईरान का जवाब सिर्फ कहने भर के लिए नहीं था, ये एक जबरदस्त सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था। उन्होंने पूरे क्षेत्र में एक दो नहीं बल्कि 7 अलग अलग अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। ये एक साफ संदेश था कि वो पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिकी मौजूदगी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ईरान के निशाने पर पूरे इलाके में फैले अमेरिकी ठिकाने थे, जैसे यूएई में अल दफरा एयरबेस, जहां 5000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं। कतर में अमेरिका का मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा बेस। बहरीन, जहां अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा तैनात है। कुवैत, जो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल हब है। और इसके अलावा इराक और जॉर्डन में भी अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया। मतलब एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक हमला था। और फिर वो खबर आई जिसने इस पूरे संघर्ष को उसके चरम पर पहुंचा दिया। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई की एक हवाई हमले में मौत हो गई और इसी के साथ उनके 37 साल लंबे शासन का एक नाटकीय अंत हो गया। अब ये बात साफ हो गई थी, जिन अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया, उनका एक बहुत ही खास और बड़ा टारगेट था तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर का कंपाउंड। ये ईरानी शासन के दिल पर एक सीधा हमला था। इस बड़े खबर की पुष्टि तब हुई जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया, हमें जो संकेत मिल रहे हैं वे बताते हैं कि ईरानी सर्वोच्च नेता खमेनेई मारे गए हैं। इस एक बयान ने पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। अब खमेनेई की मौत इतनी बड़ी घटना क्यों है? सोचिए, उन्होंने 37 सालों तक ईरान पर हुकूमत की। 1989 में सत्ता में आने से लेकर 2009 के ग्रीन मूवमेंट और 2022 के वुमेन लाइफ फ्रीडम जैसे बड़े प्रोटेस्ट्स को बेरहमी से कुचलने तक उनका शासन ही ईरान के मॉडर्न इतिहास की पहचान था। तो उनके जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? ईरान में जो ये पावर वैक्यूम बना है उसे कौन भरेगा? कंट्रोल अब किसके हाथ में जाएगा? इसका जवाब काफी हद तक ईरान के संविधान में ही छिपा है। वहां का आर्टिकल 111 खास तौर पर ऐसी ही सिचुएशन के लिए बनाया गया है। ये कहता है कि सुप्रीम लीडर की मौत होने पर देश को बिना लीडर के नहीं छोड़ा जा सकता और तुरंत एक टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल बनाई जाएगी। तो ये काउंसिल काम कैसे करती है? इसमें 3 खास लोग होते हैं।
देश के प्रेसिडेंट, जुडिशरी के चीफ और पावरफुल गार्डियन काउंसिल का एक प्रतिनिधि। ये तीनों मिलकर कुछ समय के लिए देश को चलाते हैं, जब तक कि एक परमानेंट उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। लेकिन यह सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। परमानेंट उत्तराधिकारी चुनने की जिम्मेदारी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की है, जिसमें 88 सीनियर मौलवी होते हैं। यही सभा आखिर में तय करेगी कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। इस संकट ने ईरान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। पूरा देश एक चौराहे पर है और दुनिया सांस रोके देख रही है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का नजरिया है जो कह रहा है मदद आ गई है। वो ईरानी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सत्ता अपने हाथ में लें ताकि एक नया और आज़ाद ईरान बन सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कट्टरपंथी गुट है जिसे IRGC लीड कर रहा है। उसने हथियारों को न छोड़ने की कसम खाई है और वो मौजूदा निज़ाम को बनाए रखते हुए अपने लीडर की मौत का बदला लेना चाहता है। तो अब ईरान एक चौराहे पर खड़ा है और सवाल ये है कि उसका भविष्य देश के अंदर से उठने वाली क्रांति से तय होगा या फिर बची हुई सत्ता के बदले की आग से। इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।